हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जो आज एग्ज़ाम हुआ है इसकी आंसर की। ठीक है, यानी कि इसके आंसर को हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपने क्या आंसर लगाया। ठीक है, अगर आपने सही आंसर लगाया होगा तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो चलिए इसे ध्यान से देखते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सेक्शन ए में हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे सामने कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको एमसीक्यू में भी कराया है और कई बार बता रखा था कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ध्यान से देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपके सामने बी ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद। अगर मान लो यहीं पे आपसे पूछ लेते ये स्थायी अध्यक्ष थे, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछते तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होता। ठीक है, तो ये हमने पहले ही कर रखा है, बहुत सिंपल। अगर आपने ये आंसर करा है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति जो है इसका प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है। ये भी हमने करा हुआ है, ये तो कनाडा से लिया गया है। जहाँ पे मैंने चैप्टर 1 कराया था वहाँ पे आपको ये डिटेल में बताया हुआ था। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि संसद से संबंधित निम्नलिखित शब्दों का जो विवरण है उसे मिलाना है, यानी ए और बी को आपस में मिलाना है। ठीक है, तो पहला है आपका लोकसभा। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा होता है निम्न सदन। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन होता है, इसको भंग किया जा सकता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है, फिर धन विधेयक की अगर मैं बात करूं, यानी कि धन विधेयक जो होता है ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। और संसद का संयुक्त पत्र जो होता है ये लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता, यानी लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनकी अध्यक्षता में होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी पहले का बी और दूसरे का ए, तीसरे का हमने क्या लगाया डी और चौथे का सी। ठीक है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। अब धर्मनिरपेक्षता वाले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि यूरोपियन नज़रिए से अलग है और इंडियन नज़रिए से देखें तो अलग है। तो इसमें आपसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा हुआ है, तो फोर्थ का सही आंसर होगा यहाँ पे सी, यानी राज्य के द्वारा सभी धर्मों के साथ समान आदर और समान व्यवहार करना। यानी हमारे यहाँ पे राज्य है जो कि सरकार है वो सभी धर्मों के साथ समान आदर करेगी और समान व्यवहार करेगी। ठीक है, तो ये भारतीय कॉन्सेप्ट में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि नीचे दो कथन दे रखे हैं, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन जो है ये शहरी स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए किया गया है। और इसी में कहा जा रहा है कथन 2 कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना की गई है। ठीक है, अब देखो आपको देखते ही पता लग जाएगा इसमें कि इसका आंसर क्या होगा। आपको तुरंत पता लग गया कि 74वां संविधान संशोधन जो था वो स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए किया गया। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा कथन है ना, जहाँ पे ग्रामीण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, ये ग्रामीण के लिए नहीं है, ये नगर के लिए है। तो ये जो इसका दूसरा कथन है ये गलत है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो सी आंसर हो जाएगा। यानी कथन 1 तो आपका ठीक है, लेकिन कथन 2 आपका यहाँ पे क्या है? गलत है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित को उनके गठन के कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि कौन सी चीज़ कब बनी थी, कौन सी चीज़ कब आई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको कालक्रम के अनुसार इसको लगाना है। ठीक है, तो अगर छठे का हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, पहले ये आया, फिर ये, फिर आपका ये और फिर ये, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गलत जोड़े को पहचान कर लिखिए। इसमें से यानी कि एक चीज़ गलत है, कुछ ना कुछ गलत है, वो गलती ही आपको पहचाननी है और फिर आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या गलत है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ध्यान से, तो बी गलत है। राष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, नहीं, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का स्पीकर कहलाता है वो, राष्ट्रपति तो नहीं होता है। यानी बी जो है हमारा बिल्कुल गलत है। यही तो हमको पहचानना था कि इसमें से गलत आपको पहचानना है। फिर इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 91 यानी 91वां जो संशोधन है इसके तहत मंत्री परिषद यानी जो कैबिनेट होती है उसके आकार को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15% हो सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर 9th क्वेश्चन है कि डैश को राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है, यानी कि किसको हम पॉलिटिकल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, सोचिए, तो 9th का आपका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गांधी नहीं है, मार्क्स भी नहीं है और सुकरात भी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आप क्या सही मानते हैं, ये भी मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से कराया था। तो इसका सही आंसर मेरे को दिख रहा है, वो है सी। राजनीतिक सिद्धांत जो है ये महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्यों का पर एक चिंतन है, यानी कि जो महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्य होते हैं उसका एक चिंतन होता है, जिसको हम राजनीतिक सिद्धांत के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सामाजिक न्याय को मजबूत करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। तो इसमें सबसे पहला ही पॉइंट आपका ठीक हो जाएगा कि अस्पृश्यता का अंत। आपको पता है हमारे देश में जाति प्रथा थी और अभी भी कहीं ना कहीं होती होगी। जाति प्रथा में क्या होता था, कुछ जातियों के साथ भेदभाव होता था और आर्टिकल 17 जो है उस भेदभाव को खत्म करता है, यानी कि कहीं ना कहीं न्याय की बात करता है, समानता की बात करता है। ठीक है, तो ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आपका जो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्शन सी शुरू हो जाएगा। तो 12वें को देखते हैं। अभिकथन सबसे पहले पढ़ते हैं। भारतीय राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता। ठीक है, फिर आगे है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता व्यक्तियों को किसी भी धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की अनुमति देती है। तो ये भी ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखोगे तो इसमें आपको अभिकथन और कारण दोनों ठीक लग रहा है और वो कहीं ना कहीं उसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी अभिकथन भी ठीक है आपका और कारण भी आपका सही है और कहीं ना कहीं इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने जो देखा ना सेक्शन ए को अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से सेक्शन ए बहुत ईजी है, सिंपल है। अब आपने कैसी पढ़ाई करी है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको करा रखी है और क्वेश्चन वहीं से आ रखे हैं। ठीक है, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो आपको मोस्टली क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। इसमें क्या होता है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था जो है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ग्राम यानी गांव के लेवल पे जो गांव के लेवल पे जो स्थानीय शासन होता है, ठीक है, उसको हम पंचायती राज व्यवस्था के रूप में देखते हैं। इसमें आपका ग्राम पंचायत के बारे में होता है, जो गांव में जो जिला परिषदें होती हैं या फिर जो पंचायत समिति होती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, पंचायती राज के अंतर्गत। और गांव की जो लोकल समस्याएं होती है, ठीक है, जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उसका निपटारा जो होता है वो इसके तहत किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे नज़रिए से। आप कैसा करके आए हो आप मुझे कमेंट में बताना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों को बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन आया, बताओ मौलिक कर्तव्य क्या थे। आप इतने सारे मौलिक कर्तव्य बता सकते हो, जैसे अपने देश के राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना, ठीक है, अपने देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, देश के लिए डेडिकेटेड रहना, देश के लिए जान कुर्बान करने का मौका मिले तो वो भी दे दो। ठीक है, और देश की अखंडता को बचाए रखना, संविधान को मानना, संविधान की चीज़ों को मानना, ठीक है, देश के खिलाफ नहीं जाना, ये सब हमारे कर्तव्य होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अस्पृश्यता क्या होती है और भारत के संविधान में इसे रोकने के लिए क्या प्रावधान है। आप सभी जानते हैं कि अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी कि हमारे देश में कुछ जातियां दूसरी जातियों के साथ भेदभाव करती थी और छुआछूत करती थी, तो इसी को अस्पृश्यता कहा जाता है। और आर्टिकल 17 जो यानी अनुच्छेद 17 जो है इसके अनुसार इसको क्या कर दिया गया है, इसको रोक दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है इसके कोई मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है और इनको स्पष्ट करना है। तो अगर आप ध्यान से समझा, अगर आपने चैप्टर होगा तो आपने देखा होगा कि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है उसमें राजनीतिक समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सके ये देखा जाता है। विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समाज में कैसे शासन हो सकता है, शासन के जो विभिन्न पहलू हैं और खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्था, उदारवादी, समाजवादी, ठीक है, विभिन्न जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है, समझा जाता है। तो आप ये बातें बता सकते थे। अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, 2 लाइन में लिख दोगे, 3 लाइन में लिख दोगे, 4 लाइन में लिख दोगे, बहुत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे जो भारतीय संघवाद है और जो अमेरिकी संघवाद है इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो भारतीय, अगर हम संघवाद की बात करें तो भारतीय जो है यहाँ पे अर्ध संघीय व्यवस्था है। ठीक है, अमेरिका में पूरी तरीके से संघीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, भारत में केंद्र की सरकार होती है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक राज्य की सरकार होगी, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, कुछ राज्य के पास होगी। यहाँ पे स्थानीय शासन भी है, एक लोकल लेवल पे भी हमारी नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत है। शक्तियाँ बटी हुई है, 3 सूचियाँ बना रखी है। लेकिन अमेरिका में देखें तो अमेरिका में
इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिर एक ये PIL वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनहित याचिका पे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और ये आया हुआ है कि जनहित याचिका ने किस प्रकार हमारा जो लोकतंत्र है उसको मजबूत किया है। एक उदाहरण से बताइए। तो सबसे पहले ये देखिए जनहित याचिका क्या होती है, PIL होती क्या है। इसमें क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति, मान लो कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई रिक्शे वाला है, रिक्शे वालों के साथ लोग अत्याचार करते हैं या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो खुद कोर्ट में नहीं जाएगा बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा, उनके लिए अपील करेगा, ठीक है, PIL याचिका वहाँ पे डालेगा, तो इसको हम जनहित याचिका कहते हैं। और अदालत क्या करेगी, इस पर सुनवाई करेगी, ठीक है, उसके भले के लिए काम करती है। तो ये जनहित याचिका कहलाएगी। कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत करती है, क्योंकि लोकतंत्र में जो काम हमारी विधायिका या कार्यपालिका को करना चाहिए, कभी कभी हमारी विधायिका कार्यपालिका उस काम को नहीं करती है, तो उसकी जिम्मेदारी न्यायपालिका निभाती है और उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि आप इन कामों को करिए, ठीक है। तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली चीज़ें हैं। तो आप ये सारी बातें यहाँ पे बता सकते थे। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। इसके बाद ना आपका सेक्शन जो आता है वो C आता है, और सेक्शन C की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, वो ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर वाले हैं, ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन है और 4 नंबर के हैं, तो टोटल 20 नंबर का आपका ये सेक्शन C हो जाता है। सेक्शन C में एक पहला क्वेश्चन है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के सामने कई चुनौतियां हैं, आपको वो चुनौती बतानी है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के सामने क्या चुनौतियां है। सबसे पहली चुनौती अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पे क्या है, राजनीति जो राजनेता होते हैं वो चुनाव में धर्म का प्रयोग करने लग जाते हैं, ठीक है, धार्मिक पोलराइजेशन करते हैं। फिर सांप्रदायिकता आप देखोगे, सांप्रदायिकता में क्या होता है, एक धर्म के लोग अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, दूसरे धर्मों के को अच्छा नहीं मानते हैं, इसीलिए दो धर्मों के लोगों के बीच में दंगे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाता है, ठीक है। फिर धार्मिक असहिष्णुता भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, लोगों को भड़काने का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें आप यहाँ बता सकते थे। ये सारी क्या है, चुनौतियाँ हैं। फिर 20वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का क्या मतलब है, स्वतंत्रता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए भाई। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है उस पर किसी प्रकार का कोई बाहरी प्रतिबंध अगर नहीं होगा, वो अपनी मर्जी से चीज़ों को सोच सकता है, अपनी मर्जी से अपने फैसले ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, तो वो स्वतंत्र है, ठीक है, ये स्वतंत्रता होता है। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या है भाई, स्वतंत्रता का सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण इसलिए है ताकि लोग अपना खुद का विकास कर सकें, ठीक है, लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभा सकें, अपनी गरिमा को सुरक्षित रख सकें, ठीक है, और ये उसके सर्वांगीण विकास के लिए भी जरूरी होता है मानव के, ठीक है। तो ये सारी बातें आप बता सकते थे। इसी में देखो अथवा करके क्वेश्चन दे रखा है, स्वतंत्रता के जो अलग अलग आयाम हैं ये बताना है। तो मैंने आपको स्वतंत्रता के आयाम भी बता रखे थे, ठीक है, जिसमें आप धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, आर्थिक स्वतंत्रता हो गया, राजनीतिक स्वतंत्रता हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, ये सब स्वतंत्रता के आयाम है। मेरे हिसाब से दूसरा क्वेश्चन भी इजी है, पहला तो आसान है ही, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा और सिंपल है, तो आप कोई भी बता सकते थे। अब यहाँ पे भी देखो आपको चॉइस मिली हुई है, यानी यहाँ से एक क्वेश्चन कर लो या फिर ये वाला कर लो। तो चलिए देखते हैं, संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो संसदीय कार्यपालिका क्या होती है समझिए। संसदीय कार्यपालिका जो है कार्यपालिका विधायिक, इसमें कार्यपालिका जो होती है ना संसदीय में, ये विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की बात करें अगर, तो उसमें कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका से स्वतंत्र होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जो जनता होती है वो उसको चुनती है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। आपको पता है कि जहाँ पे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो सरकार का और राज्य दोनों का प्रमुख होता है, उसके पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो ये आपको अंतर बता देना था। इसी के ऑप्शन में दे रखा है, मान लो अगर आपने ये नहीं करा, आपको नहीं आता, तो आप ये कर सकते थे, स्थायी नौकरशाही का अर्थ और इसकी दो विशेषता। ये ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है। स्थायी नौकरशाही का मतलब क्या होता है, सरकार के प्रशासनिक कर्मचारी जो हमारे IAS ऑफिसर होते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं, ठीक है, सरकारी सिविल सेवा के जो कर्मचारी होते हैं, ये सारे हमारे स्थायी नौकरशाही होते हैं, जो कि अपनी योग्यता के बेस पे आते हैं, पढ़ाई लिखाई करके आते हैं और टैलेंटेड होते हैं। ये 60 साल तक इनकी जो जॉब होती है वो होती है, ठीक है, और पॉलिसी निर्माण करने में मदद करते हैं। तो ये सारी बातें आप क्या कर सकते थे, इसमें बता सकते थे। अब इसकी विशेषता क्या होती है, तो ये राजनीतिक से बिल्कुल अलग रहते हैं, यानी राजनीति से तटस्थ होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, और कानून का पालन करने के लिए काम करेंगे। ये सारी बातें आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 पे अगर मैं आ जाऊँ तो 22वां क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक न्याय
प्राप्त करने में कौन कौन सी चुनौती है, कोई 4 बातें, जो 4 बिंदु आपको बताने हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो देखो, भारत में सामाजिक न्याय में ना एक नहीं बल्कि कई तरह की चुनौतियां हैं। जैसे कि आपको जातिवाद, जातिगत भेदभाव दिखाई देता है, जहाँ पे क्या होता है कि संविधान में तो लिख दिया है कि भाई जातिगत भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ग्रामीण शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, सॉरी, शहरी क्षेत्रों में कम दिखेगा, लेकिन गाँव में आपको आज भी जाति प्रथा, जातिगत भेदभाव दिखता है। फिर गरीबी है, असमानता है, निरक्षरता है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जेंडर को लेकर भी कहीं ना कहीं असमानता दिखती है, ठीक है। लोगों में कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है, जागरूकता की कमी है, शिक्षा का अभाव है, और ये सारी बातें आप यहाँ पे बता सकते थे। सिंपल क्वेश्चन आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम आगे। इसी में देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व बताना है। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकार में हमको गारंटेड कुछ अधिकार मिलते हैं, ठीक है। अगर हमारे उन जैसे कि अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया हुआ है, तो उन मौलिक अधिकारों में से अगर किसी मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है तो आप एससी यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके सीधा अपील कर सकते हो, और कोर्ट उसके लिए रिट जारी करेगा, आपके अधिकार आपको वापस दिलाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व उससे अलग है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान को बनाने वाले इस बात को अच्छे से समझते थे कि भाई हम जो संविधान बना रहे हैं, आज की सिचुएशन में हो सकता है ये संविधान बढ़िया हो, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये संविधान उतने अच्छे से काम ना कर पाए, फ्यूचर में कोई ज़रूरतें बदले। तो ऐसे में कुछ चीज़ों को उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया, यानी कि सरकार को जनता की भलाई के लिए ये काम करने हैं। अब ये कंपलसरी नहीं करे, यानी सरकार पे बोझ नहीं डाला कि आपको करना ही है। सरकार चाहे तो कर सकती है, ना चाहे तो नहीं कर सकती। इसके लिए आप अदालत में भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएससी में मिल जाएंगे आपको। इसके बाद आपका जो डी सेक्शन है, इसको देखते हैं। इसमें 3 नंबर के आपके, सॉरी, इसमें 4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें आपका ये आई थिंक मैंने ये आपको कराया था, ये मैंने कराया था। कार्टून में क्या दिखा रखा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये कार्टून में चुनाव से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें दिखा रखा है चुनाव की तैयारी को लेकर कितनी अफरा तफरी है, यानी आफत का माहौल बना हुआ था, ठीक है। ये मैंने कल ही करवाया था। इसके बाद अगला है कि कार्टून में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कौन सा पहलू दर्शाया गया है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो आपको चुनाव के दौरान जो कंपटीशन होता है, ठीक है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, हबड़ दबड़ मची रहती है, वो दिखाई जा रही है। अगला है कि ये जो कार्टून है ये किस दशक का है, तो ये 1950 के दशक का है, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि देश में पहले चुनाव थे, और पहले चुनाव 1951 से 52 में हुए थे। उस समय में देश में ईवीएम भी नहीं होती थी, और बहुत मुश्किल था उस समय में चुनाव करवाना, और हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का भी फैसला ले लिया था। 21 साल की एज होती थी उस समय में वोटिंग की, और जो भी 21 साल का होता था वो वोट कर सकता था, ठीक है। तो ये था, बाद में इस एज को घटा के 18 कर दिया गया। तो ये चीज़ें हमने कल ही डिस्कस करी। देखो सेम क्वेश्चन आ गया पेपर में, बस क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करी है, बाकी कार्टून सेम आ रखा है, ठीक है। इसी में देखो कार्टून का संबंध डैश से है। अब डैश में क्या भरा जाएगा, द्वितीय आम चुनाव, पांचवा आम चुनाव, चौथा आम चुनाव या छठा आम चुनाव। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि वैसे तो ये पहले आम चुनाव के आसपास था, लेकिन यहाँ पे अब पहला तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो आप इसको ज़्यादा करीब यानी द्वितीय में रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, ये दृष्टिबाधित वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे चलें, तो ये आपका मैप वाला क्वेश्चन है। इसमें ABCD करके आपको 4 जगह दे रखी है, और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे। इसमें एक बार मैं देखता हूँ कि क्या पूछा हुआ है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वह राज्य जहां सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी, ठीक है। तो कहाँ पे बनी थी, केरल में बनी थी, ठीक है। यानी पहले में क्या हो जाएगा, केरला आप लिख सकते हो। दूसरे में यह है कि भाषा के आधार पे बनने वाला देश का पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश बना था, यहाँ पे मैं आंध्रा लिख देता हूँ, आंध्रा। इसके बाद तीसरा है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बनने वाला राज्य, तो आपको पता है झारखंड, ठीक है। झारखंड जो है ये बिहार से अलग होकर बना है। फिर वो राज्य बताना है जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अब द्विसदनात्मक व्यवस्था एक नहीं बल्कि 6 राज्यों में कम से कम आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, आपको यूपी दे रखा है ना ऑप्शन में, तो यूपी ही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूपी बता देंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो ये मैप भी बहुत साधारण, बहुत सिंपल है। इसके बाद अगर मैं देखूं अगला क्वेश्चन, ये आपका पैसेज वाला क्वेश्चन है। इसमें मैं पैसेज को तो नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा क्वेश्चन को देख लेता हूं। महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया, ठीक है, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर।
तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन को एक बार मैं ध्यान से देखूँ तो ये पंचायत की स्थापना, पंचायती व्यवस्था को, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। मुझे लग रहा है जिस बच्चे का ये पेपर है उसने बी टिक करा हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो उसका सही है ये। इसके बाद मैं चलता हूँ इसके 2 में। भारतीय संविधान के किस भाग में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन है? तो अस्पृश्यता का अंत का वर्णन आपको कहाँ पे मिलेगा? मौलिक अधिकारों में मिलेगा, ठीक है। और मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो आप सभी को पता है पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाहित किन्हीं 4 मूल्यों को बताना है। हमारे संविधान में कौन कौन से मूल्य हैं? तो आपने संविधान की प्रस्तावना जब पढ़ी होगी, हम भारत के लोग ऐसे पढ़ते हो ना आप, तो उसमें संप्रभुत्ता की बात चलती है, सोवर्निटी, समाजवाद की बात चलती है, सोशलिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बात चलती है उसके अंदर, ठीक है, यानी सेकुलरिज्म होता है उसमें, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी, न्याय यानी कि जस्टिस, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, ठीक है, उसमें आपको समानता देखने को मिलेगी यानी इक्वालिटी, ठीक है, बंधुत्व आपको देखने का मिलेगा, भाईचारा, ये सारी चीज़ें। तो ये इनमें से आपको 4 बात कोई भी बता देनी थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो ई सेक्शन है, ये आपका 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसको मैं कहूँगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आपके 6 नंबर के जो क्वेश्चन है और आपको टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे चॉइस दिख रही होगी, आई थिंक, हाँ, सब में एक चॉइस है आपके लिए। तो आपके लिए थोड़ा सेक्शन ईजी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको चॉइस मिल जाती है ना सभी क्वेश्चन में। तो आप कोई जो आपको अगर एक नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हो। तो चलिए पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार है, इसके महत्व को उदाहरण सहित आपको बताना है, ठीक है। इसकी के नीचे दे रखा है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में संबंध। आई थिंक ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, ये पहले भी आ रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको और बड़ा करके लिख देना है। अब मौलिक अधिकार में आपको सारे अधिकार बता देने थे। आप समानता का अधिकार बता सकते हो, स्वतंत्रता का अधिकार बता सकते हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार बता सकते हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बता सकते हो, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार बता सकते हो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बता सकते हो। सारे अधिकार आपको बता देने थे, ठीक है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखें, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? इसी के नीचे दे रखा है न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक सक्रियता के लाभ और हानि बताइए। तो मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, ठीक है, मौलिक अधिकारों, उसकी रक्षा के लिए हमारे यहाँ पे क्या है? न्यायपालिका है, ठीक है। न्याय, अगर मान लो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत हम जा सकते हैं, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसको लेकर हम जा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हम वहाँ पे अपनी समस्या रख सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 5 प्रकार के रिट होते हैं, वो रिट जारी करेगा और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, उसके पालन करवाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। इसी के न्यायिक सक्रियता बता सकते हो भाई आप। न्यायिक सक्रियता क्या होता है? न्यायपालिका जब संविधान और कानूनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाए और देखे कि भाई अगर कोई ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा कानून वगैरह हो या कोई ऐसा फैसला हुआ हो जिससे कहीं ना कहीं कानून के नज़रिए से वो चीज़ सही ना हो, तो उस पर वो अपना दोबारा से विचार कर सकती है। इसी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं, ठीक है। इसके फ़ायदे भी हैं भाई। फ़ायदे क्या है? इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज में लोगों को न्याय मिल सकेगा, ठीक है। हमारे समाज में लोग संविधान का पालन कर पाएंगे, ठीक है। लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सकती है। तो ये सारी बातें आप बता सकते हो। इसी के बदले अगला क्वेश्चन देखो, 29वां, समानता का क्या अर्थ है? भारत के संविधान में समानता को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं और समानता के विभिन्न आयाम। देखो ये क्वेश्चन अभी हमने करा और ये रिपीट हो गया। ये आपको शायद 4 नंबर वाले में भी थे, समानता का आयाम था, आई थिंक ये क्वेश्चन था, मैंने देखा है, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर मैं आपको पहले समानता के आयाम बताऊं तो उसमें आपके सामाजिक समानता आ जाती है, आर्थिक समानता आ जाती है, राजनीतिक समानता आ जाती है, ठीक है। तो आप ये आयाम बता के उसको एक्सप्लेन कर सकते थे। और अगर समानता का अर्थ क्या है कि सबको समाज में समान दर्जा मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, नौकरी के मामले में या संसाधन के वितरण के मामले में कोई भेदभाव ना हो, ये सारी चीज़ें समानता में आ जाती है। अगला है नागरिकता को परिभाषित करना है और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो मानदंड बताए गए आपको वो बताना है। तो देखिए नागरिकता क्या होता है? किसी भी देश या किसी भी राज्य की एक पूरा मतलब आप उसको मेंबरशिप के रूप में देख सकते हो, ठीक है। तो इसे नागरिकता कहा जाता है, यानी पूर्ण अधिकार अगर आपको मिले। और भारत में नागरिकता कैसे मिल सकती है? हमें तो भाई जन्म के आधार पे मिली है, जन्म के आधार पे मिलती है, वंश यानी परिवार के आधार पे मिलती है, रजिस्ट्रेशन करवा के मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद से क्या समझते हो और आज के विश्व में राष्ट्रवाद से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो ध्यान से देखो, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो कहीं ना कहीं लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को रखती है, क्योंकि हम बेशक से अलग हो लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को सभी भारतीय राष्ट्रवाद की नज़रिए से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं,
चाहे हमारे आपस में कितने भी विवाद हो, लेकिन जब देश की बात आएगी, राष्ट्र की बात आएगी, तो हम सब एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये राष्ट्रवाद होते हैं। राष्ट्रवाद में आगे पूछा हुआ है कि आज के समय में विश्व में राष्ट्रवाद से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियां बतानी है। आज के समय में एक कट्टर राष्ट्रवाद देखने को मिलता है, ठीक है, जैसा आपको जर्मनी में दिखा था। फिर सांप्रदायिक और जातीय संघर्ष भी कई जगह पे देखने को मिलता है, ठीक है, और भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है, तो आप इस तरीके से इसको बता सकते थे। और यहाँ पे अपना ये पेपर खत्म हो जाता है। आई थिंक आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कितने में से कितने नंबर ला सकते हो, ठीक है, आपके टोटल कितने मार्क्स आ जाएंगे, कैसा आपको पेपर लगा। और जो चीज़ें करा रखी थी, अगर आपने सारे चैप्टर की वीडियो देखी हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख रखी हो, तो वहीं से सारा पेपर आ रखा है। कोई भी ऐसी चीज़ मुझे लगी नहीं कि जो मुश्किल हो सकती है। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।